नमस्ते बच्चों। फिजिक्स में तुमको एक एक्सरसाइज करने के लिए बताया था मैंने, और या नहीं बताया था तो अब बता रहा हूँ। एक नई बात है तुम्हारे लिए कि जब भी कोई क्लास शुरू होती है, कोई भी लेक्चर शुरू होता है, तो तुमको एक एक्सरसाइज करनी है। और वो एक्सरसाइज ये है कि अवेयरनेस का लेवल हमारा बढ़ जाए कि हम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो उसके लिए तुम्हें एक्सरसाइज करनी है। 30 सेकंड का पॉज लेना है 30 सेकंड के लिए, हर क्लास शुरू होने से पहले। जहाँ पे भी तुम बैठे हो वहाँ पे तुम सोचो तुम कहाँ पर बैठे हो पहले तो, और क्यों बैठे हो। जैसे एट प्रेजेंट तुम अभी जो है एलन में हो, कोटा में हो, एलन में हो, और साफले 2 में बैठे हो और ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हो। फिजिक्स पढ़ने के लिए बैठे हो। फिजिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज एंड फोर्स, ये आर्टिकल चल रहा है। फोर्स में लास्ट कुछ पढ़ा था परमिटिविटी के बारे में, और उसके आगे हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये ऐसा करने से क्या होता है, अवेयरनेस का लेवल बढ़ जाता है। तुम्हारी जो भी एनर्जी अभी इधर उधर थी डाइवर्टेड, वो सारी फोकस होकर यहाँ पर आ जाएगी, तो कंसंट्रेशन का लेवल अच्छा रहेगा। आज की डेट लगाओ, तुम्हारे बैच में ये लेक्चर नंबर है 4। लास्ट जो तुमने पढ़ा था वो पढ़ा था एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन जेड, और सिग्निफिकेंस को समझा था कि जो परमिटिविटी है ये क्या होती है। क्लियर? यहीं तक पढ़ा था, इससे आगे पढ़ना है। तो उसमें तुम देखोगे कि मीडियम का फोर्स पर क्या इफेक्ट होता है। इस पे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में, जिसमें वो मीडियम चेंज कर देते हैं, फिर तुमसे पूछते हैं डिस्टेंस को वेरी करो, डिस्टेंस क्या होगी, फोर्स वापस उतना ही हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें लैंग्वेज में लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे, इफ वी इंट्रोड्यूस, तुम्हें लिखना है इफ वी इंट्रोड्यूस ए मीडियम ऑफ relative permittivity epsilon r, अब ये जो एप्सिलॉन आर है वो न्यूमेरिकली कैपिटल के बराबर होता है। उसको ऐसे लिखा जाता है एप्सिलॉन आर इक्वल टू कैपिटल के बिटवीन द चार्जेस then the new force becomes, नया फोर्स कितना हो जाएगा, अब जो है फोर्स हो जाएगा F डैश। पहले इसमें आ रहा था K, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 थी। अब K डैश आएगा क्योंकि वैक्यूम या एयर नहीं है। अब 9 × 10 की पावर 9 इसकी वैल्यू नहीं है। K डैश Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K डैश की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ अगले स्टेप में, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर तुमको समझाया था कि ये जो एब्सोल्यूट क्वांटिटीज होती हैं इनको पता करना मुश्किल होता है, तो हमारे लिए एप्सिलॉन m पता करना मुश्किल है, जबकि एप्सिलॉन r की वैल्यू हमारे पास होती है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे एप्सिलॉन m को इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन r। तो एक्सप्रेशन बनेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इसमें इनबिल्ट है f, यानी 1 अपॉन 4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इसमें इनबिल्ट है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ F डैश इक्वल टू F अपॉन एप्सिलॉन R, और एप्सिलॉन R को मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K लिख सकता हूँ F बाय K।
एक नंबर में एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, तुम्हें समझना है इस बात को कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसके तीन नाम है। एक तो रिलेटिव परमिटिविटी, दूसरा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और तीसरा नाम है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। तो जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहां पर इसका नाम बदल जाएगा। तो अब एग्जाम में डेफिनेशन जिस नाम से पूछी होती है उसी रेफरेंस में हमें इसको डिफाइन करना होता है। तुमसे बोलते हैं डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी, तो तुम डेफिनेशन लिखते हो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द रेफरेंस परमिटिविटी, दैट इज परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तुमसे कहते हैं डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो कैसे डिफाइन करेंगे वो मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। इसको मॉडिफाई करके इक्वेशन को हम के की टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, के इक्वल टू एफ अपॉन एफ डैश, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of a given medium is defined as ratio of forces between the charges when there exists air or vacuum to that when there exists given medium between charges। तो डेफिनेशन हो गई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने पढ़ी है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, मिनिमम वैल्यू 1। यानी कोई भी मीडियम ऐसा नहीं है जिसमें फोर्स वैक्यूम या एयर से कम हो जाएगा। कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। कोई भी मीडियम ऐसा नहीं है जिसमें एफ डैश नया फोर्स ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि के की मिनिमम वैल्यू ही 1 है। तो सबसे ज्यादा फोर्स होता है वैक्यूम या एयर में, और बाकी सभी मीडियम में फोर्स जो लगता है वो कम होता है उससे। वैक्यूम और एयर में भी अगर डिस्टिंग्विश करें तो वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है, एयर में उससे थोड़ा सा कम होता है, और फिर कम होता चले जाएगा। तो के की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी के बीच है। ऑर्डिनरी सब्सटेंसेस, पेपर, रबर, वुड, माइका, ग्लास, इन सब की बात करें तो इनके लिए के की वैल्यू जो है 1 से 6 के बीच होती है। जैसे अभ्रक, माइका के लिए के की वैल्यू होती है 6, ग्लास के लिए 4 से 6 के बीच में होती है। तो अगर इनके कंपैरिजन में वाटर की बात करें तो वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा होती है, 80। तो इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं और ये हमारा ध्यान भी खींच लेता है क्योंकि डिफरेंट है। तो तुम स्टार मार्क करके लिखोगे फॉर वाटर के इक्वल टू 80। यहां से हमें इंटरप्रिटेशन ये लेना है कि ये जो 80 है ये बहुत बड़ा है, वेरी लार्ज। किसके कंपैरिजन में बड़ा है? माइका के कंपैरिजन में, ग्लास के कंपैरिजन में, पेपर के कंपैरिजन में, ऑर्डिनरी सब्सटेंसेस जो ऑर्डिनरी इंसुलेटर्स हैं उनके कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, 80। तो अब तुमसे पूछा जाता है ये क्यों है? एनसीईआरटी में एडिशनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, व्हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर इज वेरी वेरी लार्ज। तो उसका जवाब क्या लिखेंगे हम? बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर। ये फैक्ट पता है, केमिस्ट्री में तुम पढ़ते हो। पोलर होने का मतलब उसमें वन साइडनेस है, एक तरफापन। तो पहली बात तो है कि वाटर मॉलिक्यूल पोलर है, और उसके कारण उसमें विशेष बात क्या आ गई? एक क्वांटिटी तुमने केमिस्ट्री में पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फिजिक्स में अब पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में। एंड इट हैज
परमानेंट, ये विशेष बात है, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो वाटर के मॉलिक्यूल में परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, इस वजह से उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। अब सिमेट्री से इसको लिंक करेंगे जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, वहां पर मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो वहां तुम सीखोगे अगर तुम्हें मैग्नेट बनाना है तो मैग्नेट बनाने के लिए तुम्हें चाहिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसके लिए परमानेंट होता है कौन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैसे वहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तुम एल्यूमिनियम से मैग्नेट नहीं बना सकते, मैग्नेट बनाना तो तुम्हें चाहिए आयरन, निकल, कोबाल्ट या कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसी से बन सकता है। उसमें डोमेन फॉर्मेशन होती है और वो इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि उसमें होता है परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे वाटर में यहाँ स्पेशल प्रॉपर्टी, वैसे वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में स्पेशल प्रॉपर्टी। अब मान लो ये है, तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है या प्रैक्टिकल रिलेवेंस क्या है? ये दो शब्द आते हैं कोर्स में, कई जगह तुम पढ़ोगे एनसीईआरटी में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फिजिकल सिग्निफिकेंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिर एक वर्ड और आता है प्रैक्टिकल रिलेवेंस। तो इसमें तुम्हें डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए वास्तव में इनका मतलब क्या होता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस कहते किसको है और प्रैक्टिकल रिलेवेंस किसको कहते हैं? क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है? तो उसको हम समझते हैं इसके रेफरेंस में कि अगर k = 80 है तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो तुम सब हेडिंग लगा सकते हो, फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो जब हम इस फॉर्मूले को देखते हैं F' = F/K, तो इससे क्लियर होता है अगर किसी सब्सटेंस को पानी में रखा जाए तो लगने वाला फोर्स 1/K टाइम्स रह जाएगा, 1/K टाइम्स 1/80 हो जाएगा। लगने वाला फोर्स से मतलब है जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, नमक की हम बात कर रहे हैं, तो Na+ और Cl- एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके बीच सर्टेन फोर्स लग रहा है। अब अगर NaCl को डाल दें हम पानी में तो इनके बीच लगने वाला फोर्स जो है ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा 1/80, नहीं के बराबर, नेग्लिजिबल। तो ऐसे सिचुएशन में नमक पानी में घुल जाएगा। तो हम बोलते हैं वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट, जल एक अच्छा विलायक है, चीजों को अपने अंदर घोल लेता है, वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने से क्या फायदा हुआ? वाटर बना एक अच्छा सॉल्वेंट। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस में तुम लिख सकते हो वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट। तो ये तो हुई फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब अगर हमें ये पता है तो डे टू डे लाइफ में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस फैक्ट, इस तथ्य का हम कैसे फायदा ले सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल रिलेवेंस। तो उसको समझने के लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे तुम्हें आइडिया है कि पुरानी तरह के जितने भी फ्रिज अभी तक आते थे हमारे घरों में, अभी पुराने भी हैं और नए भी हैं, दोनों तरह के। पुरानी तरह के फ्रिज में अगर तुम्हें बर्फ जमा कर निकालनी है, बर्फ, तो वो जो प्लास्टिक की ट्रे होती थी उसको ऐसे मोड़ना पड़ता था, ट्विस्ट करना पड़ता था, पानी के नीचे ले जाना पड़ता था, तब जाके आइस क्यूब बाहर निकलते थे। अभी टेक्नोलॉजी हमने चेंज कर दी, बस सिर्फ ट्रे को उल्टा करो, तुम्हें हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं, आइस क्यूब बाहर निकल के गिर जाएंगे। इसको क्या कहते हैं? इंजीनियरिंग। फिजिक्स के लॉज जो हमने सीखे, जो जानकारी, जो नॉलेज हमको थी, उसको हमने इंप्लीमेंट किया अपने फायदे के लिए, मानव मात्र के फायदे के लिए। तो उसमें क्या हो गया? हमारा टाइम बच गया और काम आसान हो गया, एफर्ट कम लगा। तो इंजीनियर लोग क्या करते हैं? जो भी काम हो रहे हैं उसमें ऐसा नया तरीका, नई टेक्निक ढूंढते हैं कि कम समय में हो जाए काम और मेहनत भी कम लगे, लेस एफर्ट लेस टाइम। तो ऐसा कैसे हो पाया होगा? अगर तुम थोड़ा सा सोचो तो तुम अंदाजा लगा पाओगे कि बर्फ
अपने आप कैसे निकल जाएगी? पहली बात, बर्फ चिपकनी नहीं चाहिए उस पर। कोई चीज कब चिपकती है? जब उसके लिए सरफेस टेंशन में जाओ, एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है एक्यूट एंगल, तो वो उसको गीला करता है। जैसे पानी और ग्लास, इनके बीच एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट एंगल है, तो पानी ग्लास को गीला करता है, पर मरकरी नहीं करता, क्योंकि एंगल कैसा है? ऑब्ट्यूस। क्लियर? तो मरकरी ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है ग्लास के साथ। तो अगर पानी भी, कोई हम मटेरियल ऐसा बनाए उस ट्रे का कि वो ऑब्ट्यूस एंगल बनाए, यानी जब उसमें पानी डालोगे, ध्यान से देखोगे तो इस ट्रे में क्या होगा, जो मेनिस्कस बनेगा वो कॉन्वेक्स अप होगा, जबकि पहले क्या होता था? कॉनकेव अप। एडेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस। तो पहली सिचुएशन तो हमने लगा दी। जो कंसेप्ट हम वाटर प्रूफिंग में यूज करते हैं वो हमने आइस ट्रे में लगा दिया, तो अब बर्फ ट्रे पर चिपकेगा नहीं। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जब पानी से बर्फ बनता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो उसमें फंस जाएगा, आइस क्यूब फंसने के चांसेस है। तो हमने नॉलेज लगाई जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन है उनकी, अल्फा बीटा गामा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, सुपरफिशियल एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। हमने आइस ट्रे का जो मटेरियल बनाया उसका गामा ऐसे चूज किया कि जब वो ठंडी होगी तो उसमें एक्सपांशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो अगर उसमें एक्सपांशन हो जाए, उल्टा हो जाए ठंडे होने पर, तो ऐसे सिचुएशन में आइस क्यूब का साइज तो रहेगा छोटा और ट्रे में जो स्लॉट है, खांचा है, उसका साइज रहेगा बड़ा। तो किसी भी हालत में बर्फ उस पर ना तो फंस सकता है ना चिपक सकता है। तो इस तरह से हमने नॉलेज को यूज किया। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रैक्टिकल रिलेवेंस, इंजीनियरिंग। सिमिलरली ये एक फैक्ट है, ये एक तथ्य है, वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट। अब तुम इसको कैसे यूटिलाइज करते हो डे टू डे लाइफ में, वो कहलाएगा प्रैक्टिकल रिलेवेंस। और इसमें कई तरीके हो सकते हैं। उनमें से एक तरीका अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वो ऐसे तुम समझो, जो कोटा के रेफरेंस में है, स्पेशली जहां तुम रह रहे हो अभी, कि यहाँ का जो पानी है उसको बोलते हैं भारी है बहुत। तो भारी है तो किस सेंस में भारी? क्या उसमें ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, D2 है, हाइड्रोजन के बजाय उसका आइसोटोप है? तो जवाब है नहीं, ऐसे भारी नहीं है। तो भारी है मतलब पेट पर भारी है, हमारे हाजमे पर भारी है, हम उसको आसानी से हजम नहीं कर पाते क्योंकि इसमें मिनरल्स और सॉल्ट्स जो है वो ज्यादा हैं, ऐसा बोलते हैं। चंबल नदी का पानी है, मिनरल्स और सॉल्ट्स ज्यादा हैं। तो होता क्या है, इसके मिनरल्स और सॉल्ट्स और जो हम खा रहे हैं टमाटर पालक, उसमें होते हैं ऑक्सलेट आयंस, ये जमा हो जाते हैं हमारे फूड पाइप से जाके, जो पूरा यूरिनरी ट्रैक है वहां पर जाके जमा हो जाते हैं। और अगर ये लगातार इनका डिपोजिशन होता रहे तो फिर स्टोन बनता है, पत्थर बन जाता है। तो स्टोन की प्रॉब्लम कोटा में बहुत ज्यादा आती है, पथरी हो जाती है लोगों को। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है ज्यादा पानी पिया जाए। वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट। अगर यहाँ के लोग ज्यादा पानी पिएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो जो भी ऑक्सलेट आयंस डिपॉजिट हो रहे हैं उनके ऊपर स्टोन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, वो घुलकर निकल जाएंगे, बिकॉज वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट। तो ज्यादा पानी के लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था बनाई गई है कोटा में? यहीं पर तुम देखोगे कचौरी का चलन सबसे ज्यादा है। तो कोई भी कोटा का आम आदमी सप्ताह में 2 दिन तो कचौरी खा ही लेता है। कचौरी खाएगा तो उसको मिर्ची लगेगी तो पानी पिएगा। नमक भी जा रहा है, नमकीन चीज कोई खाते हैं तो हमें प्यास लगती है, क्योंकि नमक जब हमारे गले में से उगड़ जाता है तो NaCl क्या करता है, जो रिएक्शन होती है, शायद तुमने पढ़ा, ऑस्मोसिस बोलेंगे, वो हमारे गले के जो सेल्स हैं उनका पानी सोख लेता है, तो फिर हमें प्यास लगती है और हमें पानी पीने की जरूरत पड़ती है। तो ज्यादा नमकीन चीज खाने से भी गला खराब हो जाता है अगर उसमें NaCl है। पर अगर NaCl के बजाय उसमें है कौन सा, रॉक साल्ट, सेंधा नमक, तो तुम सेफ साइड हो, तब गला खराब नहीं होगा, क्योंकि उसमें ये रिएक्शन नहीं होती। तो अब पानी पिएगा ज्यादा आदमी अपने आप ऑटोमेटिक, तो उसकी आदत में आ जाएगा ज्यादा पानी पीना। सप्ताह में 2 दिन अगर ज्यादा पानी पी रहा है तो तीसरे दिन भी पिएगा, उस टाइम पानी, बॉडी की टेंडेंसी बनेगी ऐसे। तो ये इस तरह से है पूरा सिस्टम, कचौरी वाला सिस्टम। तो ऐसा ही नहीं है, सब कुछ साइंटिफिक। और कैसे यूज कर सकते हैं यूटिलाइज इस नॉलेज को? अगर तुम्हारी जनरल नॉलेज अच्छी है तो तुम्हें पता होगा मक्खी अपना खाना कैसे खाती है। क्या उसके दांत होते हैं? मक्खी के दांत नहीं होते।
मक्खी को जो भी खाना होता है वो उस पर अपना सलाइवा डाल देती है, लार। और सलाइवा डालने पर उसके सलाइवा में प्रॉपर्टी है, सभी सलाइवा में प्रॉपर्टी होती है कि वो खाने को घोल लेता है, तो खाना उसमें घोलकर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, मक्खी उसको सक कर लेती, चूस लेती है उसको, जो भी पोषक तत्व। तो इसमें कौन सी नॉलेज काम आई? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइपोल मोमेंट, पोलर मॉलिक्यूल, तब उसमें प्रॉपर्टी होगी चीजों को अपने अंदर घोलने की। तुमने पढ़ा है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर, फिर नेल पॉलिश हटाने के लिए जो रिमूवर होता है एसीटोन, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऐसे ही तुम्हारे पास भी बेस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या है? सिलाइवा। बचपन में जब तुम रबड़ ले जाना भूल जाते थे तो किससे मिटाते थे पेंसिल का लिखा हुआ? थूक लगा के। अभी मोबाइल की स्क्रीन साफ करनी है तो बेस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तुम्हारे पास है। सबसे अच्छी स्क्रीन किससे साफ होती है? सलाइवा से। क्रिकेटर जब बॉल को चमकाता है तो कैसे साफ करता है? थूक लगाता है, फिर कपड़े पे घिसता है। तो ये बेस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसका सही इस्तेमाल हमें आना चाहिए। वास्तव में इसको डिजाइन किस लिए किया भगवान ने? इसको डिजाइन किया हम जो भी खाते हैं उसको अच्छे से हजम करने के लिए। तुम्हें पता है अगर हम कुछ सॉलिड इनटेक ले रहे हैं तो वो सबसे देर लगाता है एब्जॉर्ब होने में, उसको पचने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, बॉडी में एब्जॉर्ब होने में सबसे ज्यादा टाइम। लिक्विड इनटेक उससे फास्ट एब्जॉर्ब होता है, और अगर वो गैसियस है तो सबसे जल्दी एब्जॉर्ब होता है। जैसे किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो अगर तुरंत रिलीफ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इनहेलर। थोड़े टाइम बाद रिलीफ मिलेगा किससे? सिरप, डेरिफाइलिन। और सबसे देर में रिलीफ मिलेगा गोली, अस्थालीन, सॉलिड, लिक्विड। डिस्प्रिन के लिए दावा करते हैं कि तुरंत असर करती है, तो कैसे? डिस्पर्सिबल है, पानी में घुल जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ गई, लिक्विड फॉर्म में आ गई तो जल्दी एब्जॉर्ब होगी। तो ये कंसेप्ट है। तो सिमिलरली जो भी तुम खा रहे हो अगर वो तुम निगल जाते हो, लार के साथ उसकी प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती सलाइवा के साथ, तो तुम नुकसान उठा रहे हो, तुम्हारी बॉडी को नुकसान हो रहा है। तो सही तरीका क्या है खाने का? चबा चबा के चीजों को खाया जाए, टाइम दिया जाए लार के साथ मिक्सिंग का। लार प्रॉपर बने उसके लिए जरूरी है कि खाते वक्त तुम खाने को ही देखो। बोलते हैं ना खाने की चीज देखकर मुंह में पानी आता है, तो वो नेचुरल प्रोसेस है, वो तब आएगा मुंह में पानी जब तुम खाने को देख रहे होगे। तुम टीवी को देख रहे होगे या अखबार या पत्र पत्रिका देख रहे होगे खाते वक्त, तो या मोबाइल की स्क्रीन देख रहे होगे खाते वक्त, तो लार प्रॉपर नहीं बनेगी। लार प्रॉपर नहीं बनेगी तो उसका बहुत नुकसान तुम्हें उठाना पड़ेगा। तो क्या सही तरीका है कि जो कुछ भी खा रहे हो, वास्तव में जितना तुम खा रहे हो उसमें तुम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। दिन का जब खाना खाओगे तो जितना अभी तक खाते थे, मान लो 4 रोटी खाते थे तो 2 रोटी खाना, आज एक्सपेरिमेंट करना 2 रोटी खाना, पर उसको खाने में टाइम ज्यादा लगाना। 2 रोटी को खाने में कम से कम आधा घंटा लगना चाहिए, हाफ एन आवर। अब उसका इंपैक्ट देखो, तुम्हारा एनर्जी लेवल देखो खाना खाने के बाद क्या रहता है, जबरदस्त। कम खाकर ज्यादा टाइम लगाकर चीज को खाओ, चबा चबा के खाओ, लार की प्रॉपर मिक्सिंग हो। लार में एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। अगर खाने में कुछ हार्मफुल कंटेंट है, कोई बैक्टीरिया है, कोई फंगस है, तो लार के साथ प्रॉपर मिक्सिंग होने पर क्या होगा? न्यूट्रीफाई हो जाएगा वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। एक तो ये फायदा होगा, और लार ठीक से घुलेगी तो जो भी उसमें पोषक तत्व है उनका एब्जॉर्प्शन बॉडी में अच्छे से होगा, तो तुम्हें ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी होता क्या है, तुम ज्यादा खा जाते हो और प्रॉपरली लार मिक्स नहीं होती। अब उसको हजम करने के लिए बॉडी की सारी एनर्जी चले जाती है वहां लग जाती है, तो तुम फिर सुस्त हो जाते हो। ठीक वैसे ही जैसे तुमने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, सांप, अजगर, मगरमच्छ, ये जब खाना खा लेते हैं, शेर भी जब खाना खा लेता है तो क्या हो जाता है? सुस्त। रीजन, उसकी बॉडी की सारी एनर्जी कहां चली जाती है? उसको हजम करने में। तो सेम हमारे साथ भी लागू होती है बात। तो हम यहाँ पर होशियारी से अगर काम ले, क्योंकि भगवान ने हमें दिमाग दिया है, तो सही तरीका क्या है? कम खाओ, चबा चबा के खाओ, और उसका इम्पैक्ट तुम खुद देख लो। और स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि तुम्हें हमेशा एनर्जेटिक बने रहना होता है। कि सुस्त पड़ जाओगे तो पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाएगी। क्लियर? तो वापस लौटते हैं, ये हमने सीखा कि के को हम कैसे बायो इंजीनियरिंग बोलेंगे इसको, जो मैंने तुम्हें सारी चीज बता दी वो क्या कहलाएगी? बायो इंजीनियरिंग। तो हमने कैसे इंप्लीमेंट किया उसको अपने फायदे के, नॉलेज। जानते सब कुछ है, पर खाली उसको किताब की तरह पढ़ते रहें और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करें तो उस जानकारी का कोई
फायदा हमको नहीं। जैसे सुंदरकांड का पाठ करते हैं रोज लोग मंगलवार शनिवार, अब उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे जब तक जीवन में कोई फायदा नहीं है। पाठ करते रहें, जैसे तुम किताब पढ़ते हो पाठ करते रहो, उसका फायदा उठाना सीखना चाहिए। तो वापस लौटते हैं, फोर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर अभी तक हमने इसको वेक्टर फॉर्म में डिस्कस नहीं किया। तो अब डायरेक्शन की बात करेंगे फोर्स में। फोर्स में डायरेक्शन की बात करें उससे पहले, चलो ठीक है, पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसे समझना है। वेक्टर फॉर्म में कूलम लॉ को कैसे डील करना है। तो सपोज ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 पॉइंट 1 पे रखा है, Q2 पॉइंट 2 पर रखा है, और इनके बीच की डिस्टेंस है R। ये सिचुएशन, साउंड आ रही है सर उसमें? साउंड मेरे को अलग से आवाज है, ठीक, ओके। अब कंडीशन तुम्हें दी हुई है, प्रोडक्ट Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों या तो पॉजिटिव है तो दोनों ही नेगेटिव है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। तो जब इसे वेक्टर नोटेशन में हम एक्सप्रेस करते हैं तो कन्वेंशन ये है कि हम ऐसा एक्सप्रेस करते हैं कि ये फोर्स जो लग रहा है वो किस पर लग रहा है और किसके कारण लग रहा है। तो ये लग रहा है चार्ज एट पॉइंट 2 पर, चार्ज एट पॉइंट 1 के कारण, तो हम इसको दिखाते हैं F21। फोर्स ऑन विच, ड्यू टू विच, किस पर किसके कारण। ये वाला लग रहा है फोर्स ऑन चार्ज एट 1 ड्यू टू चार्ज एट 2। वेक्टर्स में समझने के लिए पोजीशन वेक्टर हमें चाहिए, तो पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जो तुमने 11 में सीखा था, रेफरेंस साइड में मैं तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूँ, साथ में नोट भी करते जाना है तुमको। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो था उसका कंसेप्ट क्या था वो समझो, याद दिला रहा हूं वापस। यह है XY एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। सपोज ये कोई पॉइंट P है, इसकी पोजीशन को ओरिजिन O के रेस्पेक्ट में जिस वेक्टर से हम दिखाएंगे उसको बोलेंगे पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, और रिप्रेजेंट करेंगे R सबस्क्रिप्ट P। याद है? किसी पॉइंट Q की पोजीशन को दिखाना है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे ज्वाइन किया, इसको बोलूंगा RQ। अब अगर मैं P की पोजीशन को Q के रिस्पेक्ट में दिखाना चाहता हूं, Q जो कि ओरिजिन नहीं है, तो ये वेक्टर जो डायरेक्टेड है Q से P की तरफ, उसमें एरो इस तरह से लगाऊंगा, और इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किसका? P का, Q के रिस्पेक्ट में, जो बता रहा है कि P Q के रिस्पेक्ट में कितना खिसका हुआ है, कितना डिस्प्लेस्ड है। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं R सबस्क्रिप्ट QP। तो यहां जो सबस्क्रिप्ट आती है उसका लॉजिक ये होता है कि ये वेक्टर किस ओर से किस ओर है, Q से P की तरफ है, तो लिखेंगे QP। फिर जब इसमें तुम ट्राइंगल लॉ लगाते हो तो तुम एक्सप्रेशन लिख सकते हो RQ प्लस RQP इक्वल टू RP। यहां से तुम्हें RQP की वैल्यू मिल जाती है, ये जो RQP है ये होगा RP माइनस RQ, इसके बराबर। तो याद आया, ऐसा कुछ पढ़ा था 11 में। अगर मैं उस नॉलेज को यहां इंप्लीमेंट करता हूं, सेम केस यहां लगाता हूं, तो पॉइंट 1 जो मुझे दिख रहा है, इसकी पोजीशन को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दिखाने वाला वेक्टर ये होगा R1, पॉइंट 1 का पोजीशन वेक्टर। पॉइंट 2 की पोजीशन को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दिखाने वाला वेक्टर R2,
2 का पोजीशन वेक्टर, और 2 की पोजीशन को 1 के रिस्पेक्ट में अगर दिखाना है तो मैं R1 से 2 की तरफ ऐसे दिखा सकता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और अगर 2 के रिस्पेक्ट में 1 की पोजीशन को दिखाना है तो R21 हो जाएगा, ऐसे दिखा सकते हैं। तो इसके हिसाब से अगर मैं वैल्यू लिखता हूं F21 तो ये बनती है K Q1 Q2 अपॉन R12 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि हम डायरेक्शन से डिवाइड नहीं कर सकते, वेक्टर में डिवीजन ऑपरेशन डिफाइंड नहीं है। यूनिट वेक्टर यूज करते हैं हम डायरेक्शन एसोसिएट करने के लिए, आर कैप, और वो यूनिट वेक्टर होगा 1 से 2 डायरेक्शन में, तो सब्सक्रिप्ट 1 2। अब यहाँ क्या थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आती है, अगर तुम एनसीईआरटी देखोगे इस आर्टिकल को तो ये तो ठीक है ऐसे ही मिलेगा, पर यहाँ पे लिखा रहेगा आर कैप 21, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे समझो। मुझे नाक पर यहाँ खुजली हो रही है, मैं ऐसे खुजा सकता हूँ और ऐसे भी खुजा सकता हूँ। दिस इज कन्वेंशनल वे एंड दिस इज अनकन्वेंशनल वे। अगर मैं ऐसे खुजाऊंगा तो तुम चौंक जाओगे ये क्या कर रहे हैं, तो हो सकता है मैं तुम्हें पहले बताऊं कि हाँ मैं अब नाक खुजाने वाला हूं ऐसे, जिससे तुम नहीं चौंको। यानी जब भी कुछ हम अनकन्वेंशनल करते हैं तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा आर कैप 21 और मैं उससे यही दिखाऊंगा तो मुझे पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आर कैप 21 है क्या, मुझे डिफाइन करना पड़ेगा वहां पे। पर अगर मैं कन्वेंशनल मेथड से जा रहा हूं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, यानी मैं इसको लिखता हूं आर कैप 1 2, तो मुझे कुछ भी यहाँ पे स्पेसिफाई करने की, डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो एनसीईआरटी में उन्होंने क्या किया, ग्रेविटेशन में सही नोटेशन है ऐसा ही वाला है, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ग्रेविटेशन में भी ये होता है रिप्रेजेंटेशन चैप्टर में, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उन्होंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया नोटेशन को। अब चेंज किया तो वहां उन्होंने पूरा स्पेसिफाई किया हुआ है कि आर कैप 21 क्या है। तो हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना, हम कन्वेंशनल वे में करेंगे जिससे हमें ज्यादा नहीं लिखना पड़े, क्योंकि अनकन्वेंशनल वे में जाएंगे तो ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो तुम्हें यही फॉलो करना है, एग्जाम के लिए भी यही फॉलो करना है, इसमें पूरे नंबर मिलेंगे। अगली स्टेप में मैं क्या करता हूं, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसको मैं पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर देता हूं इस कंसेप्ट से। कंसेप्ट क्या है, जो सब्सक्रिप्ट लगी है, जो बाद में आ रहा है पी वो पहले आएगा, जो पहले आ रहा है वो बाद में आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आर कैप 1 2। कोई भी डाउट है पूछो। ये हो गया F21। सिमिलरली F12 के लिए एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है सिमेट्री से, के Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आर कैप 21 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आर कैप 21। जब इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। रीजन 11 में तुमने वेक्टर्स में पढ़ा था, A2 माइनस A1 हो या A1 माइनस A2, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होते हैं। A माइनस B करो वेक्टर या B माइनस A करो, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं एक रिजल्ट लिख सकता हूं कि ये जो F21 है ये मैग्नीट्यूड में F12 के बराबर है, पर डायरेक्शन में अपोजिट है। तो मैं लिख सकता हूं F21 इक्वल टू माइनस ऑफ F12। और जब तुम इस तरह के एक्सप्रेशन को देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में बात आनी चाहिए कि एक एक्शन है दूसरा रिएक्शन है, न्यूटन थर्ड लॉ जैसा कुछ हो रहा है। तो हम बोलेंगे न्यूटन थर्ड लॉ इज ओबेड, एक स्टेटमेंट लिख देंगे। ये लिखने के बाद दस न्यूटन्स थर्ड लॉ यानी लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ इज ओबेड, उसका पालन हो रहा है। यहां जोर से बोलो,
रेफरेंस साइड में नोट करना चाहिए था, अगर तुम्हें अच्छे से आता है तो चलो कोई बात नहीं। तो इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, तुमसे पूछते हैं जस्ट इमेजिन कि ये हाइड्रोजन का एटम है, ये उसमें न्यूक्लियस है, तो नेचुरली यहाँ एक प्रोटॉन होगा। हीलियम का होता तो 2 प्रोटॉन होते, एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा। तो बताओ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा या न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? विच वन इज अप्लाइंग ग्रेटर फोर्स? अभी अभी तुमने सीखा और तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो। एक का चार्ज Q1, दूसरे का चार्ज Q2, तो दूसरी बार पहले का Q2, दूसरे का Q1, तो सेम ही आने वाला है। सिमिलर क्वेश्चन तुमने किया था ग्रेविटेशन में। ये बताओ कि पृथ्वी चंद्रमा को ज्यादा फोर्स लगाकर खींच रही है या चंद्रमा पृथ्वी को? तो बोथ आर अप्लाइंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। यानी ग्रेविटेशन में भी न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड है। तो अब हम ओरली डिस्कस कर लेते हैं सिमेट्री, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको लिखवा नहीं रहा, मैं ओरली डिस्कस कर रहा हूं। Fg Fe क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं? तो सिमिलरिटीज क्या क्या है? दोनों न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करते हैं, दोनों ही वैक्यूम में काम कर सकते हैं, दोनों फोर्सेस एप्लीकेबल है, दोनों फॉलो करते हैं इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप को। जो भी फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है उसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप। तो दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉज हैं। अब इनवर्स स्क्वायर लॉज है तो ये फोर्स कब जीरो होगा? जब आर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आर जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो फोर्स जीरो होगा, यानी बहुत दूर तक काम करेगा, स्मॉल डिस्टेंसेस पर भी काम करेगा, लॉन्ग डिस्टेंसेस पर भी काम करेगा। तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स। दोनों ही लॉन्ग रेंज फोर्स हैं, लंबी दूरी तक काम करते हैं। तो कौन सा फोर्स लॉन्ग रेंज नहीं होता? तो 11 में तुमने पढ़ा था इंटर एटॉमिक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ये तुम्हारे लिए वर्ड है, कुछ बच्चों को याद आ गया होगा इंटर एटॉमिक इंटर मॉलिक्यूलर। जिनको याद नहीं आया है उनको अब याद आ जाएगा। रीजन, हमारा माइंड स्टोर करता है इमेजेस। ये वेरिएशन था डिस्टेंस के साथ, फोर्स का, एनर्जी का, सिमिलर वेरिएशन था। तो इमेजेस समझता है हमारा दिमाग, वर्ड्स नहीं समझता। तो इंटर एटॉमिक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो तुमने पढ़ा था, ये फोर्स का रिलेशन डिस्टेंस के साथ ऐसा होता था, F प्रोपोर्शनल 1/r⁵ और r⁵7। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि R अगर थोड़ा सा बढ़ेगा तो फोर्स तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए ये जो फोर्स होता है इंटर एटॉमिक इंटर मॉलिक्यूलर कोहेसिव एडहेसिव फोर्स, ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल होते हैं, लार्ज डिस्टेंस पर ये काम नहीं करते, नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो उनको बोलते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स। फिर 12th में तुम पढ़ोगे न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो भी शॉर्ट रेंज फोर्स है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियर डिस्टेंसेस पर काम करता है। इंटर एटॉमिक इंटर मॉलिक्यूलर काम करते हैं एंगस्ट्रॉम यूनिट की डिस्टेंस 10⁻⁻10 मीटर पर इफेक्टिव होते हैं, और न्यूक्लियर फोर्स 10⁻15 फेम्टोमीटर फर्मी के ऑर्डर की डिस्टेंस पर इफेक्टिव होते हैं, न्यूक्लियन के बीच लगने वाला फोर्स, क्योंकि वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁵ और r⁵7 होता है। क्लियर? तो एक शॉर्ट रेंज, एक लॉन्ग रेंज, पर ये दोनों कैसे हैं? लॉन्ग रेंज। ये सिमिलरिटी है। ऐसे और भी सिमिलरिटीज हम ढूंढ सकते हैं, जैसे दोनों ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। डिसिमिलरिटी क्या है, क्या असमानता है? ये सिर्फ अट्रैक्शन का होता है, ये रिपल्शन का भी होता है। इसमें जो कांस्टेंट इन्वॉल्व है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, यूनिवर्सल है, और इसमें जो कांस्टेंट इन्वॉल्व है मीडियम पर डिपेंड करता है। तो मीडियम के साथ ये फोर्स चेंज हो जाता है, ये चेंज नहीं होता। तीसरा, तुमने सभी ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा, प्लास्टिक के स्केल को रगड़ा, फिर कागज के टुकड़े जो है पड़े थे मेज पे उसके पास लगे, तो तुमने देखा टुकड़ा उछल कर प्लास्टिक के स्केल पर चिपक गया। इस एक्सपेरिमेंट को समझना कैसे, कैसे इंटरप्रेट करना है? इसको ऐसे इंटरप्रेट करना है कि वो जो कागज का टुकड़ा अभी तक मेज पे पड़ा था, वो इसलिए पड़ा था क्योंकि अर्थ उसको खींच रही थी अपनी तरफ, mg ग्रेविटेशनल पुल।
पूरी अर्थ उसको खींच रही थी, पूरी अर्थ मिलकर उस पर ग्रेविटेशनल पुल लगा रही थी। अब छोटा सा एक स्केल लाए हम, प्लास्टिक का छोटा सा स्केल, टुकड़े को ज्यादा फोर्स लगा के स्केल ने अपनी तरफ खींच लिया, अर्थ से छुड़ा लिया। इट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मोर स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कितना स्ट्रॉन्गर, वो हमें रेशियो पता होना चाहिए। Fe अपॉन Fg इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 36। Fg अपॉन Fe पूछे तो 10 की पावर -36 इस ऑर्डर का होता है। कहां से आया डेटा? ये डेटा तब आता है जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं दो प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर के लिए। प्रोटॉन का मास तुम्हें पता है 1.67 10 की पावर -27 kg 1 AMU। प्रोटॉन का चार्ज तुम्हें पता है, तो तुम Fe Q1 Q2/r² Fg Gm1 m2/r² में वैल्यूज रखकर कैलकुलेशन कर सकते हो, तो तुम्हें मिलेगा 10 की पावर 36। पर अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये डेटा चेंज हो जाता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लोगे तो 10 की पावर 39 आएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लोगे तो 10 की पावर 42 आएगा, अल्फा पार्टिकल लोगे तो कुछ और आएगा। तो फिर सबके लिए अलग अलग होता है, तो हमने 10 की पावर 36 यूनिवर्सल स्टेटमेंट कैसे दे दिया? तो जब सबके लिए अलग अलग होता है तो रेफरेंस के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए हमको, तो हमने डिफॉल्ट से रेफरेंस किसको बनाया? प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन को हमने रेफरेंस बनाया कि जब भी इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स पूछेंगे रेशियो, तो हम रेफरेंस लेंगे प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन। क्लियर? तो ये कंपैरिजन हो गया Fg और Fe का, और वेक्टर नोटेशन में हमने सीख लिया। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम कर क्या रहे हो, ब्रॉड सेंस में समझो। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम पढ़ते हो सबसे पहले फोर्स, फिर पढ़ते हो फील्ड, फील्ड पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीक से, फिर पढ़ते हो तुम फ्लक्स, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटी, ये पढ़ते हो। अब इसमें खाली फोर्स की बात करें तो तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं फोर्स में। पहला कॉन्फ़िगरेशन, फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज है, उनके बीच तुम्हें फोर्स निकालना है, तो तरीका क्या है? कूलम्स लॉ, K Q1 Q2/r²। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन, ज्यादा चार्जेस हैं, एक नहीं है, ज्यादा है, चार्जेस का पूरा एक सिस्टम है, डिस्क्रीट चार्जेस का सिस्टम है। डिस्क्रीट चार्जेस मतलब अलग अलग फैले हुए, एक चार्ज यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है, उन सबके कारण कोई एक गिवन चार्ज है और उस पर तुम्हें फोर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो गिवन चार्ज पर इस डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण अगर फोर्स निकालना है, तो इंडिविजुअल सबका फोर्स कैलकुलेट करके उन सबका वेक्टर सम करेंगे और उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये सेकंड कॉन्फ़िगरेशन हुआ फोर्स निकालने के लिए। थर्ड कॉन्फ़िगरेशन, इमेजिन करो मैंने बोर्ड मिटाया और बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिटाया, जिससे कि फ्रिक्शन यूनिफॉर्म, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर एक कंडक्टर को चार्ज देते हैं तब तो चार्ज यूनिफॉर्मली उसकी सरफेस पर फैल जाता है, पर एक इंसुलेटर, बोर्ड इंसुलेटर है, इंसुलेटर को अगर तुम चार्ज देते हो तो यूनिफॉर्मली फैलता नहीं, जहां देते हो वहीं रहता है। बैलून वाले एग्जांपल से हमने समझा था, जिधर से रख देंगे उधर से चिपकेगा। तो मैंने इसको यूनिफॉर्मली रब किया, बोर्ड चार्ज हो गया, डस्टर भी चार्ज हो गया। डस्टर का मटेरियल क्या है? स्पंज। स्पंज होता है रेजिन, रेजिनस। तो जो रेजिनस होता है वो नेगेटिव के कोरस्पॉन्डिंग होता है, ये नेगेटिवली चार्ज हुआ, तो ये विट्रियस पॉजिटिवली चार्ज होगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया यूनिफॉर्मली, इस पर नेगेटिव चार्ज। मैं तुमसे पूछता हूं, इस बोर्ड के कारण डस्टर पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करो, तो क्या तुम K Q1 Q2/r² लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्क्रीट चार्जेस का सिस्टम नहीं है, एक चार्ज नहीं है कोई की निकाल लोगे। हाँ, अगर ये डस्टर यहां होने की बजाय शॉपिंग मॉल में पड़ा होता तब तुम कूलम्स लॉ लगा सकते थे, क्योंकि कूलम्स लॉ लगाने के लिए दो शर्तें, स्टेशनरी जो यहां पर भी पूरी हो रही है, ये शॉपिंग मॉल में पड़ा रहेगा तो भी पूरी होगी। दूसरी शर्त है पॉइंट चार्जेस, जो यहां पूरी नहीं हो रही, इसको तुम पॉइंट चार्ज ट्रीट नहीं कर सकते, पर अगर ये बहुत दूर है तो तुम इसको पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हो, तब तो निकाल सकते हैं। पर अगर ये यहां पर है और अब हमें फोर्स निकालना है, तो ये तीसरा कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो तुमने रोटेशनल डायनामिक्स में 11th क्लास में सीखा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था किसी बॉडी का, पहले स्मॉल एलिमेंट का निकालते थे, फिर उसको इंटीग्रेट करते थे कैलकुलस लगाकर, वो करना पड़ेगा। हम स्मॉल एलिमेंट लेंगे, उसमें स्मॉल चार्ज dq, उसके कारण इस पर फोर्स निकालेंगे कूलम्स लॉ से, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे प्रॉपर लिमिट्स लगाकर पूरे ऑब्जेक्ट के लिए। ये तरीका।
और इसमें क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कैलकुलस हायर लेवल का। तो हम बीच का एक रास्ता निकालते हैं। हम क्या करते हैं, चालाकी करते हैं, हम बीच में गाउस लॉ है, गाउस लॉ थ्योरम, उसका इस्तेमाल करते हैं। हम पहले इसके कारण फील्ड निकाल लेते हैं इसकी लोकेशन पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उस फील्ड को इस चार्ज से मल्टीप्लाई करके फिर फोर्स निकालते हैं। तो ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो 3 कॉन्फ़िगरेशन क्या हुए फोर्स के लिए, 2 पॉइंट चार्ज, डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण गिवन चार्ज, और तीसरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में फिर 3 सब कैटेगरी है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है चार्ज लेंथ पर, लीनियर सरफेस पर, और वॉल्यूम में। क्लियर? तो अभी हम 2 पॉइंट चार्जेस को समझ चुके हैं। अब किसको समझना है, डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्जेस को, और उसके लिए हम समझेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। 2 नंबर में सवाल आता है, हेडिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कई बार क्वेश्चन बन चुका है बोर्ड में, पर ऐसा नहीं है कि अब नहीं बन सकता, अभी भी बन सकता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल। 2 नंबर में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, इंडिविजुअल स्टेप मार्किंग के साथ मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू इट, शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करोगे, अकॉर्डिंग टू इट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting on a given charge गिवन चार्ज को हम ब्रैकेट में एक्सप्रेस कर देते हैं Q सबस्क्रिप्ट 0। मान लो ये गिवन चार्ज, एक्टिंग ऑन ए गिवन चार्ज Q0 ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस is given as vector sum, is given as vector sum of SUM, sum vector sum of individual forces, vector sum of individual forces due to individual charges, vector sum of individual forces due to individual charges। कई बार बच्चों को लगता है कि हाँ ये स्टेटमेंट पूरा हो गया, तो एक कॉमन मिस्टेक हमसे यहाँ पे हो जाती है। क्या मिस्टेक होती है, मैं सिमेट्री से समझा रहा हूँ तुमको। जैसे तुम में से कुछ बच्चे कॉन्फिडेंट होंगे, उनको न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट तो आता ही होगा। मान लो 11th में स्कूल एग्जाम हुआ और उन्होंने पूछा स्टेट लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, तो तुम क्या लिख के आओगे? हाथ ऊपर करो, बताओ। जो कॉन्फिडेंट है, जैसे पूरा विश्वास है, तो बताओ तुम क्या लिख के आओगे? स्टेट न्यूटन थर्ड लॉ, बोलो। ज्यादातर बच्चे इतना लिख के आते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरे नंबर उनके आ गए, लिख दिया पूरे नंबर आ गए, सही लिखा है। हाँ, हमसे ये धोखा हो जाता है। हम जितने भी लॉज है, रूल्स है, थ्योरम्स हैं, अगर उनको पूरा नहीं लिखेंगे तो पूरे नंबर नहीं मिलते। अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन था तो इस बच्चे को आधा नंबर मिलता बस, क्योंकि ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। कंप्लीट कैसे होगा? द फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, इसमें जोड़ना पड़ेगा। सिमिलरली यहां पर अभी तक जो तुमने लिखा है ये हाफ पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट है। 2 नंबर के क्वेश्चन में इसकी वर्थ है हाफ मार्क, आधा नंबर मिलेगा। अभी बचा हुआ आधा नंबर स्टेटमेंट का जो और है, उसके लिए तुम्हें इसमें जोड़ना पड़ेगा। लिखोगे also the force acting between any two charges, force acting between any two charges remains unaffected from the presence of any other charge,
फुल स्टॉप ब्रैकेट में लिखोगे टू बॉडी इंटरेक्शन। ये जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट इतना बड़ा लिखा है इसको शॉर्ट में बोले तो बोलते हैं टू बॉडी इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है अभी समझाऊंगा। तो इतना हुआ एक नंबर का। फिर तुम्हें इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा डायग्रामेटिकली। मान लो ये है Q0 गिवन चार्ज जो पड़ा है पॉइंट O पर, ओरिजिन पर या 0 पर। इससे कुछ डिस्टेंस R1 पर, ये पॉइंट 1 है, बनाते चलो साथ में, जहां पे रखा है Q1। कुछ डिस्टेंस R2 पर पॉइंट 2 है जहां पे रखा है Q2। R3 पर पॉइंट 3 है जहां रखा है Q3। R4 पर पॉइंट 4 है जहां पे रखा है माइनस Q4 नेगेटिव। ये सिचुएशन। तो गिवन चार्ज तो हो गया Q0 जिस पर नेट फोर्स निकालना है। डिस्क्रीट चार्जेस का सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं Q1, Q2, Q3, Q4 मिलकर। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमको यहां पे लगाना है। मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकता हूं और सिंपल भी बना सकता हूं। फिजिक्स को हम कॉम्प्लिकेटेड बनाकर भी समझ सकते हैं, पर कॉम्प्लिकेटेड बनाने के बाद समझने में दिक्कत आती है। हमारा माइंड रेजिस्ट करता है कॉम्प्लिकेटेड चीजों को, डरने लग जाते हैं मुझसे। मान लो मुझे तुमको डराना है तो मैं क्या करूंगा, यहां बना दूंगा कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब क्या करूंगा, इंडिविजुअल पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा। R1 यहां से यहां तक जोड़ूंगा, R2 यहां से यहां तक जोड़ूंगा, R3 यहां से यहां तक जोड़ूंगा, R4 यहां से यहां तक जोड़ूंगा, R0। और फिर इनके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स होंगे R10, R20, R30, इस तरह से होंगे। और जब इनके एक्सप्रेशंस बनेंगे वो एक्सप्रेशंस काफी बड़े हो जाएंगे, लेंथी हो जाएंगे, जिसमें नीचे जैसे वो टर्म्स आ रही थी पहले वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में, पहले पोजीशन वेक्टर था, फिर बना वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सबट्रैक्ट करके लिखा। तो ये एक्सप्रेशन जो है काफी लेंथी हो जाता है। पर अगर सिंपल बनाना है इसको तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन यहां मानने के बजाय यहां मान लेंगे। यहां ओरिजिन मानते ही है कॉम्प्लेक्सिटी खत्म, नंबर उतने ही मिलने वाले। दो जो नोटेशन सीखा फोर्स का उसको यूज करते हैं, किस पर किसके कारण। Q1 Q0 को रिपेल करेगा अलोंग दिस डायरेक्शन, फोर्स ऑन चार्ज एट 0 ड्यू टू चार्ज एट 1। Q2 रिपेल करेगा, फोर्स ऑन चार्ज एट 0 ड्यू टू चार्ज एट 2। Q3 रिपेल करेगा, फोर्स एट चार्ज एट 0 ड्यू टू चार्ज एट 3। Q4 अट्रैक्ट करेगा, माइनस है, डायरेक्शन इधर होगी पर नोटेशन वही है, किस पर किसके कारण। फोर्स ऑन चार्ज एट 0 ड्यू टू चार्ज एट 4। ये डायग्राम बनाने का आधा नंबर, स्टेप मार्किंग बता रहा हूं। बचा हुआ आधा नंबर एक्सप्रेशन लिखने का। तुम लिखोगे हियर F0 यानी नेट फोर्स, ये होगा वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस F04। एक स्टेप आगे तक बढ़ाएंगे, कॉमन फैक्टर है Q0, कॉमन फैक्टर है K यानी 1/4πε0। रिमेनिंग यहां बचेगा Q1/R1 स्क्वायर। डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर आएगा R कैप। डायरेक्शन किधर से किधर है, 1 से 0 की तरफ, सबस्क्रिप्ट 1 0। रिपल्शन में क्या होता है कि सबस्क्रिप्ट रिवर्स हो जाता है, प्लस Q2/R2 स्क्वायर R कैप 2 0 प्लस Q3/R3 स्क्वायर R कैप 3 0। अब तुम्हारी मर्जी, तुम प्लस करके भी लिख सकते हो, माइनस करके भी लिख सकते हो। मान लो प्लस करके लिखते हो तो तुम लिखोगे Q4/R4 स्क्वायर R कैप 0 4, यहां सबस्क्रिप्ट चेंज कर दोगे। और अगर तुम माइनस करके लिखो तो ठीक है, 4 0। यहां तक लिखने पर अब तुम्हें मिलेंगे पूरे 2 नंबर। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो काफी कुछ करना पड़ता है 2 नंबर के लिए।
हमेशा नहीं, कभी 2 नंबर में कम लिखना होता है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कभी 2 नंबर में ज़्यादा लिखना होता है। हाँ, तुम चाहो तो कह सकते हो, मान लो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बोला बेटा पैसा कमाना आसान नहीं है, तो तुम कह सकते हो नंबर लाना भी आसान नहीं है इस क्वेश्चन को देख। तो काफ़ी कुछ लिखना होता है, तो वो स्किल डेवलप करनी है, हमें समझना है कैसे किस तरह का क्वेश्चन होने पर कितना लिखना है। स्टार मार्क करके नीचे एक स्टेटमेंट लिखोगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज वैलिड ओनली फॉर दोज फोर्सेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज वैलिड only for those forces which are two body interaction, only for those forces which are two body interaction. तो इससे पहले मैंने तुम्हें एक सिमिलरिटी बताई थी FG और FE में, कि FG और FE क्या है, दोनों ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों टू बॉडी इंटरेक्शन है। टू बॉडी इंटरेक्शन का मतलब समझो, टू बॉडी इंटरेक्शन का मतलब ये है कि अगर मैं Q1 Q0 के बीच फोर्स निकालता हूं जो आता है F01, तो ये अनचेंज रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। Q2 यहाँ पड़ा हो नहीं पड़ा हो, Q3 यहाँ पड़ा हो नहीं पड़ा हो, Q4 यहाँ हो नहीं हो, इनकी प्रेजेंस से इनके बीच होने वाले इंटरेक्शन F01 पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बोलेंगे टू बॉडी इंटरेक्शन। तो इसके कॉन्ट्रास्ट में जहां फर्क पड़ जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैनी बॉडी इंटरेक्शन। तो मैनी बॉडी इंटरेक्शन कहां होता है, न्यूक्लियर फोर्स मैनी बॉडी इंटरेक्शन है। दो न्यूक्लियन, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, उनके बीच कुछ फोर्स लग रहा है। अब तीसरा न्यूक्लियन वहां आ जाए, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कोई आ जाए वहां पर, या वहां था वहां से चले जाए, दोनों ही सिचुएशन में इनके बीच में लगने वाला फोर्स मॉडिफाई हो जाएगा। तो इनके बीच लगने वाला फोर्स अगर मॉडिफाई हो जाएगा तो उसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से इस तरह से जोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमें नहीं पता, ये फोर्सेस ही चेंज हो जाएंगे। अगर ये चेंज नहीं हो रहे तब हम जोड़ पा रहे हैं इस तरह से। इसलिए न्यूक्लियर फोर्स के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लागू नहीं होता। अब इसको हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए समझ लो लाइफ लाइक एग्जाम्पल से। टू बॉडी इंटरेक्शन, मैनी बॉडी इंटरेक्शन, क्रिस्टल क्लियर, HD हाई डेफिनेशन, हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी के लिए, दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। तो अगर हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस छोड़ दें हमारे घरों में जैसा होता है, तो इन जनरल क्या देखने को मिलता है बिहेवियर। जस्ट इमेजिन करो तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी दादी जी दोनों के बीच बातचीत चल रही है, सर्टेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जिसपे उनका डिस्कशन चल रहा है, सर्टेन लेवल ऑफ लाउडनेस है, जिस तेज आवाज में बात हो रही है, सर्टेन लेवल ऑफ लाउडनेस एंड सर्टेन टोन ऑफ टॉकिंग, जिस टोन में बातचीत चल रही है, उनके बीच इंटरेक्शन हो रहा है। अब तुम्हारी नानी जी वहां आ गई, जैसे ही तुम्हारी नानी जी वहां आ गई, ना केवल टॉपिक ऑफ डिस्कशन चेंज हो जाएगा, लाउडनेस का लेवल चेंज हो जाएगा, टोन चेंज हो जाएगी। इट मींस मैनी बॉडी इंटरेक्शन, तीसरे की प्रेजेंस का अफेक्ट हो रहा है। दो दोस्त खड़े हैं बाहर बातचीत कर रहे हैं, तीसरा दोस्त वहां आके खड़ा हो गया, उनकी बातचीत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उसी लाउडनेस के साथ, उसी टोन में, उसी टॉपिक पर अभी भी डिस्कस कर रहे हैं। वो तीसरा वहां से चौथे के पास जाके खड़ा हो गया तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी टू बॉडी इंटरेक्शन। क्लियर? तो आज के लिए इतना काफी है। कल टेस्ट प्रिपेयर करके आओ, NCERT में पेज नंबर 17 तक तुम्हें प्रिपेयर करके आना है। आज का लेक्चर खत्म।